नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आज कई दिनों बाद हमारे साथ आ रहे हैं बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। और आज हम बात करेंगे, विदेश की बात तो आजकल होती ही है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, और देश की भी बात करेंगे। आरंभ करता हूँ बाबा रामदास जी से। बाबा रामदास जी, मोदी को पकड़ के खींचने का सभी प्रयास कर रहे हैं, कभी ट्रंप कर लेता है, और हमारे यहाँ तो एक सज्जन बैठे हुए हैं, अब वो विदेशी हैं या देशी हैं पता नहीं, लेकिन जितना वो पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं उतना ही उल्टा हो जाता है। मोदी जी और ऊपर के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जी। सर, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं और वो 2.5 दिन का जो युद्ध था या जो झड़प थी पाकिस्तान के साथ, पहली। नंबर 2, ईरान इजराइल की अब तक जो युद्ध हुआ है और उसमें ईरान का जो इजराइल का जो आयरन डोम फेल हुआ है, और ईरान ने जो हिट करने में जो भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है या कुछ ठिकानों को हिट किया है, और इसके अलावा मोदी की जो डिप्लोमेसी है, उन्होंने जिस तरीके से ट्रंप को जो है वो कान के नीचे 2 लगाई है, और G7 वाला वो ये पूरा 1 महीने का, जो पिछला 1 महीने का जो भी घटनाक्रम है सर, उसने, मुझे लगता है कि इंडिया एज अ होल एंड मोदी की पोजीशन को बहुत ज्यादा मजबूत किया है वैश्विक स्तर पे। इंडिया की मिलिट्री को, अच्छा, इंडिया ने जो 2.5 दिन में किया था तो किया था, अब जो ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को हिट किया, और इजराइल भी हमारे आगे, इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे आगे बौना लगने लग गया है जो। करेक्ट। और हमारी मिलिट्री माइट, नॉट ओनली द माइट, भारत का जो मिलिट्री माइंड था ना सर, जो स्ट्रेटेजी भारत के ऑफिसर्स ने, जनरल्स ने जो अपनाई, इसके बाद हमारी एयरफोर्स और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल मैन जितने थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो सब कुछ मिला के सर, इट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो पूरी दुनिया में जो डंका बजा हमारी मिलिट्री माइट का, नंबर 1। नंबर 2, मोदी की डिप्लोमेसी, G7 में जाना और अमेरिका का लड़खड़ाना, ये सारा कुछ सर मोदी के कद को अपने आप बढ़ाता है। मोदी की लकीर जो है लगातार लंबी होती जा रही है, भारत की लकीर लगातार लंबी होती जा रही है, और मुझे तो लगता है कि अब बहुत दिन बाद, बहुत दिन दूर नहीं है, जब हम विल बी ब्रशिंग आवर शोल्डर्स विद यूएस, अवनीश जी, हर मामले में। अवनीश जी पे चलता हूँ। अवनीश जी, जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है भारत ने, और जिस तरह से G7 में भी देखने को आया कि जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे मोदी जी के साथ तो कंफर्टेबल थे, लेकिन ट्रंप के साथ में ऐसी स्थिति थी कि ट्रंप छोड़ के ही भाग गया। ये क्या दिखाता है? जी सर, देखिए सर, ट्रंप चचा की हालत इस समय जो हो गई है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले थोड़ा सा और चलें तो जो टैरिफ वॉर था, टैरिफ वॉर जब उन्होंने शुरू किया, तब से ट्रंप चचा का अगर आप हेल्थ बुलेटिन देखें तो वो साफ बताता है कि वो सटक गए हैं। उनकी स्थिति सर गांव में अक्सर जो है एक दो काका टाइप के लोग होते हैं जो कुछ भी किसी से कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, कोई उनका संज्ञान नहीं लेता, कोई उस पर बहुत सीरियसली रिएक्ट नहीं करता, बच्चे चिढ़ाते रहते हैं। तो ट्रंप चचा की स्थिति वही जो सठिया गए चचा की तरह हो गई है। अब क्यों सर टैरिफ वार से देखिए शुरू हुआ, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो जा किधर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में
उन्होंने महफिल लूटने की कोशिश की, बद्द पीटी वहां पर उनको। उसके बाद अब ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें भी उनकी कोशिश आ रही है, उस पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा। लेकिन G7 में जिस तरीके से मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे उसमें, अगर ये कहा जाए तो उनका जो एक सेंटेंस था पूरा, जो कि सबने सुना कि भाई आजकल तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो, उसमें केवल एक बात थी जो वो साइलेंट कर गए, और वो था कि सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ की स्थिति देखिए। दूसरा, आपने कहा ही सर कि मोदी के साथ सारे लोग कंफर्टेबल, तो बाबा जी ने एक जो बात कही है ना सर, हमारे यहाँ लोक में एक कहावत भी है और हमारा समाज बड़े अच्छे से जानता है, मजबूत घर जब होता है, एक मजबूत गृहस्थी का जो मालिक होता है उसकी पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे समाज में इज्जत होती है। मोदी जी की स्थिति अपनी जमीन पर मजबूत है, इसलिए विदेश की जमीन पर या विदेशी किसी इवेंट में उनको ये अस्तर मिलता है। बाबा जी ने अभी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के उस 2.5 दिन के ऑपरेशन में सर, मैं तो ऑपरेशन सिंदूर और इनका जो ऑपरेशन टाइगर था, नहीं टाइगर नहीं था ना, ऑपरेशन लायन था जो इनका इजराइल का, इसमें जरा सिमिलरिटी देखिए सर। राइजिंग लायन ऑपरेशन नहीं, राइजिंग लायन ऑपरेशन। सर मैं सिमिलरिटी देखता हूं ऑपरेशन सिंदूर से और राइजिंग लायन में। आप देखिए सर, टारगेटेड अटैक सबसे पहले उन्होंने किया, बिल्कुल। उसके बाद 6 मिनट का वो जो वीडियो इजराइल के टॉप लीडर का, उनका जो इनका नेतन्याहू का आया, उसमें उन्होंने लगभग उसी तरह की बात की जैसी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 23 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया था तब किया था। हमारे पीएम ने क्या कहा मोदी जी ने कि भैया देखो अब तुम्हारी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। एक चीज ये, नेतन्याहू ने भी सीधे कहा कि हम उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे ईरान को, और टारगेटेड अटैक जिस तरीके से किए गए, जिस तरह के वेपनरी यूज की गई। अब इन सारी स्थितियों में सर आज बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है तो हमको किसके साथ होना चाहिए। हकीकत यह है सर कि हम इजराइल को भी लूज नहीं कर सकते, हम ईरान को भी लूज नहीं कर सकते। एक उसका दूसरा पहलू है, वो जो मजहब वाला पहलू आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तमाम छातियों में दूध उतर जाते हैं और तमाम ममता जाग जाती है। वो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट अगर किनारे भी रख दें तो कम से कम भारत के लिए ईरान कोई दुश्मन देश तो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा सगा अगर मित्र नहीं है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। हमारे उनसे कल्चरल टाइज भी हैं, हमारे उनसे बिजनेस टाइज भी हैं, और निश्चित तौर पर भारत जिस तरीके से ट्रेड और बाकी डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, हम ईरान को लूज नहीं कर सकते। उसी के साथ गाढ़े समय में हमेशा हमारे साथ लोहे फौलाद की तरह खड़ा रहा है इजराइल, हम उसे भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में एक अहजह की स्थिति हो सकती थी, लेकिन भारत यहां पर बड़ा क्लियर, मतलब मोदी जी की आप विदेश नीति देखिए, बड़ा क्लियर सेट है। कोई इस बात का उलाहना भी नहीं दे रहा है भैया तुम हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे हो, ना ईरान कह रहा है ना इजराइल कह रहा है। ये बताता है कि भारत अपना रास्ता, चाहे देश में हो, देश में तो मोदी जी अपना रास्ता खुद चुन ही रहे हैं, चुनाव दर चुनाव, काम के मामले में भी, विदेश में की जमीन पर भी विदेशी जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं, विदेश नीति है, उसमें भी भारत अपनी प्रायोरिटी सामने रख रहा है। हम सब ईरान से तेल ले रहे हैं, ईरान से हमारी तमाम चीजें हैं। आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ बड़े चर्चित यूट्यूबर हैं, टीवी पर भी आते हैं, उन्होंने ईरान के बारे में गलत कमेंट किया, और किसी यूट्यूबर या किसी कंटेंट क्रिएटर के ऊपर विदेश मंत्रालय का वो संज्ञान ले लिया जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है सर कि वही है, घर से लेके बाहर तक मोदी जी महफिल तो लूट ही रहे हैं सर, हर मामले में लूट रहे हैं, किसी को चुटकी काट रहे हैं, किसी को, और कम से कम ईरान और इजराइल के बहाने ट्रंप वाकई सटक गए हैं, ये लगातार स्थापित होता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ वाले जो अभी हैप्पी बर्थडे बॉय जिनका बर्थडे गया है, वो अब कम से कम ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना
कम होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। वो उनका जो अरेंडर सरेंडर वाला था वो भी अब चुक गया है। तो निश्चित तौर पर सर वही 100 बात की एक बात, अगर आपका घर मजबूत है तो फिर आप मजबूत हैं, और फिर आपकी पूरी बिरादरी, आपकी पूरी समाज, आपकी पूरी दुनिया, शहर गांव में इज्जत है। जी बाबा जी के चलेंगे वापस। जिनका कल बर्थडे था, जन्म दिवस था, उनके बारे में लास्ट में उल्लेख किया अवनीश जी ने, आप सहमत हैं क्या? क्या उन्होंने छोड़ दिया है ऑपरेशन सिंदूर और मोदी का मजाक उड़ाना? सर एक बात बताऊं, वो गलीवर की जो कहानी है उसमें लिलीपुटियंस थे ना। सर मोदी का जो कद है ना, ठीक गलीवर वाला है, और उसके सामने ये राहुल गांधी जैसे लोग लिलीपुटियंस है। सर मैं तो बहुत पहले, मैंने 1-2 महीने पहले कहा था यार, जब ये पहलगाम से पहले मैं कहता था, एक बार मैंने शायद आरजू काज़मी के प्रोग्राम में ये कह दिया था, मैंने कहा यार एक बात बताओ, भारत का कद इतना बड़ा हो चुका है कि किसी हिंदुस्तानी को पाकिस्तान के बारे में बात करना है तौहीन समझना चाहिए कि यार अब हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, साला हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। सर यही मुझे लगता है कि मोदी के सामने राहुल की बात करना गलीवर के सामने एक लिलीपुटियन को खड़ा करना है। पहली बात तो मैं ये मानता हूं, उस आदमी की सर कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। जिस आदमी की पूरी राजनीति ही झूठ बोलकर भाग जाने की हो, कुछ भी झूठ बोलो और भाग जाओ, स्पिट एंड स्कूट, भागो, फिर अगला झूठ बोलो। सर उस आदमी की क्या, इसलिए मैं तो राहुल गांधी का जिक्र तक नहीं करना चाहता। सर मैं इतना जानता हूं कि आने वाला समय भारत का, इसलिए एक तो सबसे पहले जो दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है डिफेंस की मार्केट, और आने वाले समय में गोली और कट्टा और बम बंदूक से युद्ध नहीं लड़े जाएंगे, युद्ध लड़े जाएंगे सिर्फ और स्पेस वॉर होगी, मिसाइल से युद्ध होगा और साइबर युद्ध होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनने जा रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस में भी भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनने जा रहा है, और साइबर साइबर आईटी वॉरफेयर में भी भारत दुनिया की सबसे अग्रणी ताकत बनने जा रही है अगले 10 सालों में। तो आने वाला दशक और आने वाली सदी भारत की है, नंबर 1, ये जान लीजिए। और मैं ना पंजाब में एक बार मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त से उनसे बात कर रहा था, बोला नहीं भारत, मैंने कहा, वो कहते नहीं यूपी में बहुत गरीबी है। अरे मैंने कहा ओ भैया, यूपी का 5% आदमी तो संपन्न है ना। उन्होंने कहा 5% तो संपन्न होगा। तो मैंने कहा यूपी का 5% संपन्न आदमी पंजाब से तिगुना हो जाएगा, क्योंकि भैया यूपी का साइज इतना बड़ा है। तो सर इंडिया का जो डिविडेंड है ना, पॉपुलेशन का डिविडेंड, आने वाले समय में यही हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड होने जा रहा है। और जिस तरीके से भारत सरकार आज ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट कर रही है, सर मैं गांव में अगर आप जाके देखें ना, गांव में भी कौन से, सर गांव में भी कई वर्ग रहते हैं। गांव में बहुत अत्यधिक संपन्न वर्ग भी है और गांव में बेहद विपन्न लोग भी हैं। सर मैं हमेशा जो गांव का जो सबसे गरीब तबका है ना, उसमें काम करता हूं और वहां के पैरामीटर्स में चेक कर लेता हूं। सर जिन गांवों में आज से 5 साल पहले मैंने मुसहर बस्ती में हमारे गांव की काम किया, अवनीश जी जिस तरह जानते हैं सर, जहां पे घर नाम की चीज ही नहीं थी, झोपड़ी भी अगर आप देख ले तो आपको रोना आ जाता। सर आज वहां इंदिरा आवास योजना में हर घर में कूलर चल रहा है। 5 साल के अंदर सर ये ट्रांसफॉर्मेशन। अवनीश जी आप तो मुसहर बस्ती में गए हैं ना मेरे साथ, सर आज आप उसको पहचान नहीं पाएंगे 5 साल के अंदर।
तो सर जिस तरीके से भारत सरकार ने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का जो काम किया है, और आने वाले समय में जब ये ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा, और नॉट ओनली एज अ कंज्यूमर बल्कि एज अ मैन्युफैक्चरर, तो सर भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक, एक डिफेंस पावर और सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभर रहा है। जो सामरिक, जो सांस्कृतिक महाशक्ति और हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो तो है ही है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सर ऐसे में ये राहुल गांधी जैसे लोग, सर अखिलेश यादव जैसे लोग, ये नेगेटिविटी की राजनीति करते हैं। इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। जो आदमी पाकिस्तान की भाषा बोलता हो, जिसका पूरा का पूरा वोट बैंक पाकिस्तान का पिट्ठू हो, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और उनका पूरा वोट बैंक, उनकी पूरी राजनीति पाकिस्तान परस्त है, चाइना परस्त है, भारत के विरोधी पक्षों के साथ खड़े होने वाली पॉलिटिक्स करता है वो आदमी। और मोदी सर पक्के राष्ट्रभक्त है। मोदी देश को आगे उठाने का, आगे ले जाने का बीड़ा उठा के चल रहे हैं। और मोदी की जो सेकंड लाइन है वो मोदी से भी 3 जौ आगे है। सबसे बड़ी जो पावर है आज मोदी की, कि मोदी की सेकंड लाइन, मैं बता रहा हूं, मोदी की सेकंड लाइन जिस दिन आगे आएगी, जिस दिन मोदी उनके कंधे पे जुआ रखेंगे, आप देखिएगा। तो सर मोदी महामानव बन के उभरे हैं पिछले 2 महीने में, और इस चीज को पूरा भारत रियलाइज कर रहा है। इंडिया अलायंस वाले भी समझ रहे हैं बात को, मुंह से बेशक ना बोले, उनकी मजबूरियां हैं, पर सर पूरा भारत इस बात को महसूस कर रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, हालांकि ये बात बोलनी नहीं चाहिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात हो जाएगी। सर दुनिया की हर नीति के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट नीति होती है अर्थनीति, और हिंदुस्तान के लिए ये सुनहरा मौका है सर। दबा के हथियार बनाए और दबा के हथियार बेचे, मिसाइल बेचे और एयर डिफेंस सिस्टम बेचे, मैन पावर पूरी दुनिया को सप्लाई करे, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जब सारी दुनिया लड़ रही होगी ना सर, तो हिंदुस्तान पैसे कमा रहा होगा। ये तो यूएस का बहुत पुराना शगल है, वो तो करता ही यही है। हाँ, वो तो लड़ाइयां करवाता है बल्कि चारों तरफ, हाँ, जिससे अपने हथियार बेच सके। और अब जो है वो ट्रम्प बाबू कह रहे हैं कि अभी मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए सोचने के लिए। और साथ में फिर उसके बाद उन्होंने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भेज दिए 25-30 इजराइल में। आपदा में अवसर, ये लो भाई, पैसे कमाने का अवसर तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। अवनीश जी थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। अभी जैसे कहा कि जब मोदी जी के जो सेकंड लाइन है वो तो मोदी जी से भी आगे चल रही है, तो निश्चित रूप से फिर उसमें इस समय जो मुख्य भूमिका है वो योगी जी और हिमंत बिश्व शर्मा की आ रही है। और खासतौर से हिमंत बिश्व शर्मा को देख रहा हूँ मैं कि वो तो भारत के अंदर जो पाकिस्तान है उसके विरुद्ध तो वो खड़े हुए हैं बिल्कुल, ऐसा कह के कि एक तरफ कह रहे हैं शूट एट साइट और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर कोई आपके यहाँ पे गौ मांस फेंके तो आप सुअर का मांस फेंको उसकी तरफ। तो ये तो बिल्कुल, क्या बोले इसको, तो कभी सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। सर मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। मैं एक, मुझे बड़ा मजेदार किस्सा याद आ गया। पीछे ने यहाँ पे 10 दिन का एक आरएसएस का कैंप लगा, तो आरएसएस के जो नए कार्यकर्ता थे ना, बहुत सीनियर प्रचारक आए हुए थे, तो उनसे रोज ना चुटकियां लेते थे कि मोदी की बात क्या होगा, मोदी की बात क्या होगा, मोदी ऐसे मोदी वैसे। तो ना वो 10 दिन तक सुनते रहे। अंत में उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही थी, संघ के पास मोदी जैसे 1000 कार्यकर्ता हैं, 1000। कहते हीरे बाजार में डिस्प्ले नहीं किए जाते, मोदी जैसे 1000 हैं संघ के पास। जी सिर्फ इतना ही कहना था मुझे।
बिल्कुल बाबा जी, सर ने जो बात कही कि भाई सेकंड लाइन पे जिक्र आप ही ने उसका छेड़ा, और मैं सेकंड लाइन पर अब बोलना शुरू करूं, योगी आदित्यनाथ जी से लेके हेमंत विश्व शर्मा, उस लाइन में धामी जी तक। आप धामी जी का देखिए सर, उनके तेवर देखिए किस तरीके से धामी जी भी एक्शन में है। तो बाबा जी ने जो है 1000 की लिस्ट हमारे सामने रख दी, तो कम से कम ये अच्छा हुआ कि 1000 के लगभग ऐसी सेकंड लाइन आरएसएस के पास है। सर मोदी जी के बारे में मैंने बहुत पहले जनसत्ता में एक मौका मिला था तो एक आर्टिकल लिखा था, और उसकी हेडलाइन भी मैंने खुद बनाई थी। हालांकि ये हमेशा प्रकाशन का अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने जस का तस रखा। मोदी प्रचंड विरोध की सुनामी लहरों पर तैरते राजहंस हैं। जितना ऊंचा इनका विरोध होता जाएगा उतना ऊंचा मोदी उठते चले जाते हैं। आप 2014 से पहले, 2014 के बाद जब ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ गए, तब से आप लगातार देखिए सर, होता यही है। कुछ एक समय अब सोशल मीडिया का है तो लगता है कि नहीं, फलाने भैया चढ़ गए हैं, ढेकाने भैया चढ़ गए हैं, फलाने कांग्रेस इकोसिस्टम जो है वहां भी हो रहा है, थोड़े से बैकफुट पे हैं। मोदी जी के अपने वाले भी सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, महीना 15 दिन एक मौसम हल्का सा चलता है, उसके बाद फिर बाउंस बैक करते हैं, और बाउंस बैक नहीं, जहां होते हैं उससे ऊपर उठ के मोदी दिखाई देते हैं। पहलगाम अटैक के बाद आप देख लीजिए, हालिया उदाहरण ही, ऐसे तमाम उदाहरण 2014 से। तो एक बात तो सर कम से कम कांग्रेस को और इस देश के विपक्ष को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये बंदा जब तक अपने नाम का टिकट अपनी पार्टी से लेगा और पार्टी का वो टिकट लेके और दायर करेगा, तब तक इससे राजनीतिक रूप से नहीं जीता जा सकता। और यही वजह है कि राहुल गांधी हो, चाहे उनका पूरा इकोसिस्टम हो, चाहे उनकी पार्टी हो, अब ये ऊल जलूल, जिसको हम लोग मतलब हम लोगों को लगता है कि ये ऊल जलूल कर रहे हैं, दरअसल सब ये पॉलिटिकल मैदान पर अब मोदी से लड़ ही नहीं रहे हैं। ये मोदी से नफरत करने वाला जो वोट बैंक है उसको अपने पास पोलराइज कर रहे हैं। कुल मिला के इनके राजनीतिक जो बस्ता है उसमें यही मसाले भरे हुए हैं। इसलिए आपको मोदी जी और मोदी जी का काम एक दूसरे ट्रैक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और इन लोगों की राजनीति एक दूसरे ट्रैक पर जाते हुए दिखाई दे रही है। रही बात सर, आपने जो सेकेंड लाइन की बात कही, तो सर परिवारवादी पार्टी तो है नहीं, और ये बात हकीकत है कि किसी को नहीं पता होता कि कौन अगला प्रेसिडेंट हो जाएगा बीजेपी का। तो ये कार्डर बेस्ड पार्टी रही है, संस्कार इसके पास आरएसएस के हैं। ये आपने प्रेसिडेंट वाली बात अच्छी कही, क्योंकि कल जब मोदी जी आए वापस तो नड्डा जी वहां दिखे नहीं मुझको। जनरली जब मोदी जी आते हैं तो नड्डा जी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं वहां पे, कल नहीं दिखे। बिल्कुल सर, और एक चीज और देखिए, पार्टी हो चाहे सरकार हो, 2014 से बहुत सारे ऐसे चेहरे आए और चेहरे चले गए, बड़े चेहरे, जो कि किन्हीं और सरकारों में उन चेहरों का चला जाना या उस लेवल के चेहरों का साइड में हो जाना या उनको जो है पूरी तरीके से भुला दिया जाना, ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता था। पार्टियां टूट जाया करती हैं सर। आप सोचिए जरा, 2014 से कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान साहब जब मध्य प्रदेश से हटे, यहां तक कि हमारे ये हरियाणा वाले खट्टर ताऊ, वो जब वहां से हटे, और तो और आप जो है बिहार से उनको देख लीजिए, जो हमारे भूतपूर्व कानून मंत्री, वो, और असम जैसे राज्य में जहां हेमंता उस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल जिन्होंने अपनी सदारत में पहली जीत हासिल करके दी थी और दूसरी जीत भी हासिल करके दी, और उसके बाद उसको रिप्लेस किया हेमंता विश्व शर्मा ने। तो ये बताता है कि चाहे सरकार या पार्टी, कम से कम ये कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा है कि जिसमें न कहीं ईगो टकराता है, न कहीं एक दूसरे का स्वार्थ टकराता है। और ये एक बात बिल्कुल मैं मानूंगा सर, कि राजनीति करने वाला कोई भी आदमी सर्वोच्च पद के लिए ही राजनीति शुरू करता है। ये सब बड़ी आइडियल बातें हैं कि नहीं, देश सेवा और तमाम चीजें, इसलिए एक स्वस्थ कंपटीशन तो हमेशा रहता है। लेकिन कम से कम जो आरएसएस का जो एक कल्चरल जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी पे,
वो कहीं आप छोटे से छोटा आप जिलाध्यक्ष देखिए, इनका जिलाध्यक्ष, इनका ब्लॉक अध्यक्ष आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन कोई बड़ी बगावत, कोई बड़ा एक तरह से डिरेलमेंट पार्टी या सरकार के लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देती। अब इसी को विपक्षी कहते हैं, साहब अथॉरिटेरियन है मोदी जी, सारा कुछ सेंट्रलाइज कर लिया है। तो सेकेंड लाइन की कमी कभी नहीं है। और मैं अंततः बाबा जी की उस बात को ही दोहरा दूंगा कि आरएसएस जैसा मात्र संगठन जिसके पास हो, तो निश्चित तौर पर 1000 नरेंद्र मोदी उनके पास हैं। और निश्चित तौर पर आरएसएस का जो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट होता है उसकी उम्र भी 10 साल होती है। 10 साल से नीचे का आरएसएस कुछ सोचता ही नहीं, जिसको 1-2 दिन का कार्यक्रम कहा जाता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर कम से कम सेकेंड लाइन के मामले में तो समृद्ध है भारतीय जनता पार्टी, और इतनी समृद्ध है कि अध्यक्ष बन जाने तक अध्यक्ष कौन बनेगा इसका पता नहीं होता। ये समृद्धता है सर। बिल्कुल। अच्छा, तो इसी सिलसिले में थोड़ा उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें। तो बाबा जी ये बताइए, ये योगी जी और ये शाह जी की जो ये मुलाकात थी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर, उत्तर प्रदेश जिस गति से ग्रो कर रहा है, और आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री का जो माहौल बन रहा है सर, वो मैं इस चीज को पंजाब में बैठ के इसलिए महसूस करता हूं कि मैं यहां पे आजकल ना पंजाब के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट को लेके, तो पंजाब का हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से मैं यूपी पहुंच जाऊं। अंबाला के बगल से यूपी शुरू हो जाता है, जिला सहारनपुर लग जाता है। वो कहता है यार ज्यादा दूर नहीं, मुझे बस जगाधरी उस पार किसी तरह सरसावे में कहीं पर भी मुझे एक इंडस्ट्रियल प्लॉट दिला दो। सर, जिस चीज को पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट या देश का इंडस्ट्रियलिस्ट समझ रहा है, उसको अमित शाह भी समझ रहा है। अमित शाह जी से या फिर मोदी जी ने अमित शाह को कुछ कहा कि भाई पैचअप करो, ये ठीक नहीं है। नहीं सर, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। एक बात बताऊं, योगी जी इस मामले में सर, योगी जी को भी मैं ना, वो भी बड़ी लकीर, वो आदमी सर बड़ी लकीर खींचने में माहिर है। और योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा हुआ कि इससे पहले कि इसकी लकीर मुझसे भी बड़ी हो जाए, तुम जो है, क्योंकि सर वो समझ रहे हैं कि अब योगी को कंटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर योगी की एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो परफॉर्मेंस है ना, वो उत्तरोत्तर इंप्रूव होती जा रही है। आपको मालूम है, कल एक जबरदस्त क्रैकडाउन किया है योगी ने पोस्टिंग और ट्रांसफर माफिया पे। अच्छा, आप ये तो खुद नौकरशाह रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग और मलाईदार पोस्टिंग की क्या, मतलब कैसे नीलामी होती है मलाईदार पोस्टिंग्स की, ये तो आपको पता है। सर, कल इतना जबरदस्त क्रैकडाउन है यूपी में कि तहलका मचा हुआ है, और योगी ने बोल दिया कि नहीं। और वो जो सर कौन सा अफसर था, वो आईएएस जो रिश्वतखोरी में पकड़ा गया था, पता नहीं कितने, वो उनका जो ब्लू आइड बॉय था, जो कि ये इन्वेस्टमेंट वाले डिपार्टमेंट, उसका नाम भूल गया हूं मैं, इन्वेस्ट यूपी का, मुझे भी भूल गया, इन्वेस्ट यूपी के थे पहलवान, खोज के बताएंगे सर। वहां से जो उन्होंने रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी, और ये एकदम इम्पॉसिबल रिफॉर्म्स माने जाते थे कि नहीं इस लेवल के करप्शन को कैसे मिटाया जा सकता है। अभिषेक प्रकाश था उनका नाम। अभिषेक प्रकाश। तो सर बात यह है कि योगी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर निखरते वैसे थोड़ा सा मुझे भी एनलाइटन कर दे, ये मेरे से ध्यान में नहीं आया क्या एग्जैक्टली किया क्या है। कि सर वो जो मलाईदार पोस्टिंग्स होती थी ना, जैसे आरटीओ की पोस्टिंग, जैसे सीएमओ की पोस्टिंग, सर इसका एक बहुत बड़ा रैकेट था जो कि करोड़ों रुपए में ये पोस्टिंग्स बिक रही थी, और एक पूरी लॉबी थी जिसमें बहुत सारे लेजनिंग
करने वाले बिचौलिए दलाल, बहुत सारे बड़े नेता, बड़े। अवनीश भाई इस पे ज्यादा अच्छा आप इलेबोरेट कर पाएंगे। नहीं सर, मैं डिटेल दे भी देता हूँ। 2 अफसर, सीनियर अफसर, वो तो पहले ही हटा दिए हैं। ये आप देखें तो आईजी स्टाम्प समीर वर्मा, आईजी स्टाम्प बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है सर, आप तो जानते ही। हाँ। चकबंदी से लेके वो तमाम जो रेवेन्यू वाला मामला होता है, उनको उठा के वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। और हेल्थ के डायरेक्टर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन भवानी सिंह, इनको भी तुरंत हटाया है और वेटिंग में डाल दिया है। इसके अलावा करीब करीब 1 दर्जन ऐसे सीनियर ऑफिसर। अवनीश भाई, सीएमओ का वैसे क्या रेट चल रहा था जिले में, अगर आप बता रहने दो सर, एमआरपी क्या घोषित करना। लेकिन तो ब्रजेश भाई का डिपार्टमेंट है वो तो। नहीं सर, सभी भाई, नॉट ओनली ब्रजेश भाई, ऐसे बीसीओ भाई हैं जो बहुत परेशान है योगी से। और एक चीज और बताऊं सर, आपने जिन ब्रजेश भाई का नाम लिया, कई बार उनके विभाग के अधिकारी ब्रजेश भाई को ही बाईपास कर देते हैं, और ऐसा पिछले ट्रांसफर सीजन में उनके साथ हो चुका है। तो वो थोड़े से सतर्क थे इस बार। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो सीएमओ वाले में नहीं ज्यादा हुआ है, जो दूसरे अकाउंट्स और बाकी वाले थे उसमें ज्यादा हुआ है। और एक चीज और सर, एक उत्तर प्रदेश के बड़े चर्चित, जो कभी जो है दिल्ली से इंपोर्ट किए गए थे, शर्मा जी, अरविंद शर्मा, बिजली विभाग के मंत्री हैं सर। आजकल बड़ी ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं। ट्विटर पर अब तक एक्टिव थे सर। पिछले 24 घंटे में उन्होंने, मुझे लगता है कि 14 या 15 घंटा जो है वो पूरे लखनऊ में घूमे हैं। कहीं सब स्टेशन पर गए हैं, कहीं वो जो शिकायत वाली कॉल आती है उसके कॉल सेंटर पर गए हैं। और ये सारा कुछ आप सोचिए सर, 24 घंटे में ये एक्शन लिया है योगी जी ने, और 24 घंटे में तमाम लोग बड़े बुरी तरह सक्रिय हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं भैया, हमको ऑफिस में बैठ के किसी और दूसरी चीज से मतलब नहीं है, हम तो सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, बिजली की बिलिंग देख रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। सर एक चीज जानते हैं, योगी जी के साथ एक थोड़ी सी जो अलग हटके है, वो नेता नहीं है सर। योगी जी राजनीतिक आदमी नहीं है। ये अलग बात है कि एक संत जब योग पथ से उठकर राजपथ पर आता है, तो उसके लिए राजपथ पर बैठ के कोई काम निपटा लेना वो उसी तरह से है जैसे ध्यान अच्छे से कर लेना और पूजा अच्छे से कर लेना, मंदिर की व्यवस्था अच्छे से कर लेना, बस इतना ही है। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार सबसे कम उम्र के सांसद बने थे सर, उस समय से इस पीठ पर इनके दादा गुरु स्वर्गीय बड़े बाबा अवैधनाथ जी जब वो सांसद है, मैंने अपने बचपने में देखा है सर, एक प्रॉपर सेक्रेटरिएट चलता था जहां 3-4 स्टाफ बैठते थे, टाइपराइटर होता था, प्रॉपर तरीके से कागज आते थे, लोगों की शिकायतें, लोगों के मामले। तो उस संस्कार से निकल के योगी आदित्यनाथ आए। तो जो आदमी राजनीतिक आदमी नहीं होता है ना सर, तो मोदी जी को तो कहना पड़ता है कि झोला उठा के चल दूंगा। ये आदमी तो झोला उठा के चल चुके हैं। अब बीच में खाली भले आप बताइए सर, उत्तराखंड से झोला उठा के अपने परिवार को छोड़ के आदमी चल चुके हैं। गए, एक आध्यात्मिक गुरु मिले गोरखपुर में, तो वहां रुके, फिर अचानक एक दिन आया तो रेमैन का चश्मा पहने और स्टेट प्लेन से चले गए दिल्ली, दिल्ली से आ गए लखनऊ। बस इतने का फर्क है सर। इस समय हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क जो गोरखपुर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इसलिए उनको राजनीति करनी आती ही नहीं है, वो एकदम नेचुरल चीज करते हैं। जहां चोर मिल जाएगा अभिषेक प्रकाश जैसा, जो कि कितना भी खास हो उठा के हटा देंगे। और एक चीज और सर, गोरखपुर में एक बात कही जाती है। अमीश भाई एक मिनट के लिए रोक दूं सर, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट यूपीडा का सुन लीजिए। डाटा निकालने के लिए कहा गया है कि यूपी का प्रत्येक गांव एक्सप्रेसवे से कितनी दूर है। हर गांव से एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है। कहते हैं डाटा चाहिए कि इस गांव से अगर नियरेस्ट एक्सप्रेसवे पहुंचना है या नियरेस्ट 4 लेन पहुंचना है तो वो कनेक्टिविटी में कितना गैप है। बातें यहां तक पहुंच चुकी हैं।
जी बिल्कुल अवनीश भाई कंटिन्यू प्लीज। नहीं नहीं बाबा जी बिल्कुल ये बात सही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, वो आदमी राजनीति नहीं करते हैं, योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स करते ही नहीं है। वो उनसे पॉलिटिक्स, अगर कहीं कोई राजनीतिक काम कर रहे हैं तो उसमें कोई कह दे कि योगी जी ने फलाने जी को पटक दिया, फलाने जी से नहीं मिले, फलाने जी से मिल लिए। और सर एक चीज और, 27 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों वाली जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में चाहे आपस में कितना भी हो, लेकिन कोई चुनाव हारने के लिए कभी संगठन लड़ता नहीं है। और खास तौर से ये जो मोदी और शाह वाली जो एरा है बीजेपी का, तो अमित शाह जी अगर योगी जी से मिले हैं तो वो पैचअप, अब ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी सर, जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक इस तरह की बातें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें कैसे बढ़िया परफॉर्मेंस हो, उसको लेके अमित शाह जी को मिलना ही है, उसमें तो ऐसा है नहीं। और नहीं अवनीश जी, इतना सिंपल नहीं है ये मामला। यहाँ उतना सिंपल है नहीं, सबको पता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि अमित शाह जी में और योगी जी में क्या डिफरेंसेस चल रहे थे। क्यों बाबा जी? नहीं सर, यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि आप मुझसे सहमत न रहिए, चल तो बहुत कुछ रहा है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने योगी जी को यह समझा दिया है कि एक तो यू शुड नॉट बी इन अ हरी, पहली बात, और आपका जो कद है वो बहुत ऊंचा हो चुका है, परंतु आप जिस राष्ट्र निर्माण की जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 सीढ़ी है, अगर यूपी और बिहार का डेवलपमेंट हो जाए, सिर्फ ये 2 राज्य अगर डेवलप कर जाए, तो सर एक अमेरिका तो इन्हीं 2 राज्यों में बसता है। और ये बात योगी जी को समझा दी गई है कि आपको एक दिन भारत के शीर्ष पर आना ही है, परंतु उससे ज्यादा जरूरत आपकी यूपी में है, और आप यूपी में जो काम कर रहे हैं करते रहिए, आपकी वो सीट सुरक्षित है, हमेशा रहेगी। और सर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि अब इधर पिछले 6 महीने की जो डेवलपमेंट्स है सर, उसमें मुझे लगता है अमित शाह जी से ज्यादा यूपी के जो 2-3 लीडर्स थे ना लोकल, नाम मत बुलवाइए, अवनीश भाई भी इस बात से मेरी सहमत होंगे कि नाम नहीं लेना चाहिए। नाम तो ले ही लिया, एक छोड़ दिया, देखिए ब्रजेश भाई का भी नाम ले लिया, अरविंद भाई का भी नाम ले लिया, और भी है 1-2 और ओबीसी लीडर थे, केशव भाई का नहीं लिया, ओबीसी लीडर थे, तो सर उनको टैकल करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो भी नड्डा, उसमें भी नड्डा जी की गलतियां ज्यादा मैं मानता हूं, है। तो आई थिंक मोदी जी ने बैठा के कुछ जो भी समझाया हो, या आरएसएस की लीडरशिप ने जो भी समझाया हो, पर फिलहाल तो यूपी इज डूइंग वेरी वेल, योगी जी इज डूइंग वंडर्स। सर अभी लेटेस्ट जो वो ब्रह्मोस वाली जो फैसिलिटी का जो उद्घाटन किया है ना सर, वो एक इतना बड़ा काम है वो, और आने वाले समय में सर जो मिसाइल और उसके कंपोनेंट्स बनाने का सबसे बड़ा हब यूपी बनने जा रहा है। यूपी और जो ये वो वाला एक्सप्रेसवे है जो बांदा और चित्रकूट वाला, उसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द जितना भी डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं, तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और योगी जी वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि सर आज नेतृत्व को लेके या फ्यूचर की लीडरशिप को लेके किसी प्रकार की कोई खींचतान है, जो थोड़ी बहुत होगी सर। अच्छा देखिए सर, वही बात है जो अवनीश जी ने कही कि सर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो कर होनी ही चाहिए, वो रहेगी जब तक राजनीति है, जब तक महत्वाकांक्षाएं हैं वो रहेंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कोई क्लैश वाली बात नहीं। क्योंकि योगी का कद बहुत बड़ा हुआ है पिछले 6 महीने। बिल्कुल। और सर एक संबल से भी बड़ी अच्छी ब्रेकिंग है। देखिए संबल लोग जो है वो 2-3 जरा रुक के संबल का जिक्र हो रहा था। संबल के डीएम हमारे मित्र भी हैं, बाबा जी जानते हैं, राजेंद्र पेंसिया जी,
तो राजस्थान के उनका अलग ही हाँ, पेंसिया साहब का अलग ही प्रोजेक्ट चल रहा है। अब उन्होंने संभल में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, 5 नदियों का पुनरुद्धार, पुनरुज्जीवन और उन पर हुए अतिक्रमण को हटाने का कार्य अब संभल में चल रहा है। नदियों के किनारे अतिक्रमण किसके होते हैं ये सबको पता है, ज्यादातर अतिक्रमण किसके होते हैं ये भी सबको पता है। तो योगी जी मतलब कहते हैं ना कि एक तरफ हम लोग वीडियो कर रहे हैं, लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका एक संभल का डीएम अपना नदियों का काम कर रहा है। आप मुझे ये बताइए, इस केस को अगर मान लीजिए कोई जाए कि हमारा घर वहां पर बना हुआ है, ये 5 नदियों का जो पुनरुद्धार और उनका पुनरुज्जीवन प्रोजेक्ट चल रहा है संभल में, उस पर रोक लगा दीजिए। आप मुझे बताइए दुनिया की कौन सी, भारत की कौन सी कोर्ट कहेगी कि जल संरक्षण मत करिए या नदियों का पुनरुद्धार मत करिए। तो योगी जी काम करते हैं, अगर वही राजनीति करते ना तो फिर ये सारी चीजें और इतना कद ऊपर नहीं जाता। तो इसलिए अब राजनीतिक काम करते हैं लेकिन वो करते हैं काम, अब उनसे वो राजनीति हो रही हो तो वो किसी दूसरे का विषय है। और सर वही है ना, स्वस्थ कंपटीशन वाली बात से मैं सोच रहा था कि ये मामला ढका जाए, चुपचाप मैं निकल लूं बतिया के, लेकिन आपने जो योगी जी और अमित शाह वाला, देखिए सर दोनों बात थोड़ी थोड़ी सही है। बाबा जी ने जो कहा कि कुछ जूनियर लीडर्स, वो बात भी सही है, महत्वाकांक्षा वो बात भी सही है। और एक झटका शुरुआत में ही लग गया था 2017 जैसे ही योगी जी आए थे, तो एक्सप्रेसवे यूपीडा का प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसमें जो कट वाली बात थी उसको हम लोगों ने पिछली बार भी या इससे पहले भी डिस्कस किया है। वहां जो योगी जी ने एक फर्म स्टैंड लिया, तो मुझे लगता है कि वहां से चीजें चली। बीच बीच में तो जूनियर्स कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन समझ भी गए हैं और समझा भी दिया है। चाहे वो आरएसएस का रोल हो, चाहे वो पार्टी का रोल हो, चाहे विशुद्ध मोदी जी का रोल हो। और 27 का चुनाव सामने है, इसलिए संगठन वाली बात तो है ही है, चुनाव तो जीतना ही है, तो शाह जी को तो बैठना ही। तो बाबा जी इसमें जो बात कही, जूनियर्स वाली जो बात कही, तो एक मैं सुनता रहा हूँ उत्तर प्रदेश, क्योंकि मेरा भी मूल निवास, जो मूल स्थान है, मूल निकास कह लें, अब तो निवास तो नहीं है, अब तो निकास है, मूल निकास उत्तर प्रदेश से ही है। तो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और उनका कार्यकर्ता है, उसकी बड़ी शिकायत रहती है कि साहब कि बाबा जी के समय में हमारे काम नहीं होते। देखिए, जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सफाइयों के काम कैसे होते हैं, और जब मायावती की सरकार होती है तब बसपाइयों के काम कैसे होते थे। तो वो वाली बात नहीं है, तो इसलिए कार्यकर्ता जो है वो बड़ा असंतुष्ट सा रहता है। ये बात कहाँ तक सही है? सर ये बात 100% सही है, बल्कि 200% सही है। पर मैं हमेशा, मेरी ना कार्यकर्ताओं से और नेताओं से हमेशा इस बात पे बहस हो जाती है। मैंने कहा देखो भैया, पहली बात तो तुम ये मुझे बताओ कि तुम कार्यकर्ता को डिफाइन करो, कार्यकर्ता की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे से ज्यादा डेडिकेटेड भाजपा का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ है, मैं बाबा रामदास। क्योंकि भाजपा के 100 कार्यकर्ता जितना काम एक साल में करते हैं, 100 कार्यकर्ता, उतना काम मैं प्रतिदिन रोज करता हूं भाजपा के लिए। पर मैं आज तक किसी भाजपा नेता के पास कोई दलाली का काम लेके गया नहीं। तो मैंने कहा ये तो कार्यकर्ता के काम क्या होते हैं, अगर इसको दलाली न करनी हो थाने और तहसील की, 2 दलाली होती है, थाना और तहसील, इसके अलावा कौन सा काम होता है कार्यकर्ता, या ठेका पट्टा, भैया हमको नाली खड़ंजा दिया दो, हम भी कुछ खा कमा लें, अपनी सरकार में नहीं कमाएंगे तो किसकी सरकार में कमाएंगे। तो सर योगी मोदी की डेफिनेशन है कि अबे जूठन पत्तल चाट के कितने तगड़े हो गए तुम। वो हलवाई, जो पुराने जो दूध के हलवाई होते थे, उनकी दुकानों पे कुछ कुत्ते पला करते थे जो सिर्फ दोना ही चाटते थे, आपने देखे होंगे। भाजपा का ये कहा है कि अरे यार लोन लो 10 करोड़ का, एंटरप्रेन्योर बनो, स्टार्टअप लगाओ, पूंजीपति बनो। ताला ये नाली खड़ंजा का कार्यकर्ता ठिका लेके तुम कौन से कार्यकर्तागिरी करना चाहते हो। तो सर बीजेपी चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता ये इस तुच्छे काम से, दलाली वाले काम से ऊपर उठें।
दूसरी बात है सर कि हमारा जो ठेका पट्टा वाला काम जो है ना, इसमें अनुभव बहुत मैटर करता है, और बेचारे भाजपा के कार्यकर्ता और ठेकेदार लॉबी को अनुभव तो हो नहीं पाया, क्योंकि कब्जा तो था सब सपाइयों का और कांग्रेसियों का। तो सर वो कब्जा धीरे 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 टूटता है ना। अगर आप ठेका लेने भी जाए तो आप L1 ही नहीं आ पाते, या आपको लेजनिंग ही नहीं आती। तो सर ये सारी समस्याएं हैं। पर सर फर्म ही नहीं है, फर्म है तो क्वालिफाई नहीं करती है ना। और चूंकि समाजवादी का पूरी फंक्शनिंग ही अपने गुर्गों को ठेकेदारी से पैसा कमवाने की रही है, तो उनका सर तंत्र इतना जबरदस्त है कि वो भाजपा की सरकार में भी अपने काम करा ले जाते हैं। तो सर ये प्रैक्टिकल समस्या तो है। बाकी ट्रांसफर पोस्ट, भाई कार्यकर्ता का एक काम और होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग वो वैसे ही नहीं चल रही। तो ये तो निश्चित बात है कि कार्यकर्ता की एक और शिकायत है। वो कहते हैं कि साहब कि ये मंत्री जो हैं ये नहीं सुनते हमारी, ये अपने उल्टे पुल्टे धंधे करते रहते हैं, और कार्यकर्ता जब जाता है तो ना तो उसका काम तो करते नहीं, उसको उपदेश ऊपर से देते हैं, बोनस। मंत्रियों की अलग शिकायत है सर। मंत्रियों की शिकायत है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। बड़ी शिकायतें हैं सर, हर आदमी के पास एक शिकायत है। अच्छा एक चीज और सर बताऊं, योगी जी के बारे में उनके आसपास के लोग, अब विधायक उनकी पार्टी के हैं, चूंकि मुख्यमंत्री जब बन गए, तो एक चीज योगी जी के बारे में है, भोजपुरी में वो शब्द को बोल रहा हूं, सटलत गईला बेटा। योगी जी से अगर आप किसी काम या किसी उसकी अपेक्षा रखे, चाहे वो मंदिर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे आध्यात्मिक तौर पर उनसे जुड़े हुए लोग हों, चाहे उनकी जो है पुरानी सेना रही हो, योगी जी की निगाह में वो आदमी तुरंत उतर जाता है। इसीलिए ये नीति उनकी जब मुख्यमंत्री बने तो फिर पूरे प्रदेश में चल रही है। लाइजनिंग नहीं करने देते सर। ये अलग बात है कि लाइजनिंग हो भी रही है, लेकिन वही है इकोसिस्टम अभी भी, ये निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो समाजवादी या कांग्रेसी कुछ, अरे सर कांग्रेस कब से सत्ता में नहीं है यूपी में? कौन सा ऐसा जिला है जहां पर कांग्रेसी बैकग्राउंड का लाइजनर नहीं बैठा है, और उसकी जो है यहाँ लोक भवन में और विधानसभा में उसकी पैठ नहीं है? तो ये बात हकीकत है सर कि ऐसा नहीं है कि योगी जी भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहा है तो एक को पैसा चल नहीं रहा है। अरे सर दबा के चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम है। ये अलग बात है कि उसका फायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। वो अभी भी सपाइयों, कांग्रेसियों, वो काकस बना हुआ है, उसका कोई पार्टी दीन ईमान नहीं होता सर, वो धंधा है, वो चलता रहता है सर। मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। हमारे आनंद शर्मा जी आगरा वाले रहे नहीं, वो सुनाया करते थे कि वो एक बार मोहल्ले के 4 लौंडे आपस में लड़ पड़ लिए, सिर फूट गए, तो थानेदार ने उठा के बंद कर दिया। तो एक लोकल कार्यकर्ता ने नेताजी को फोन किया, वो राज्यसभा के या किसके मेंबर थे आगरा में, तो उन्होंने बोले आप शराबियों के और इनकी मैं सिफारिश करता फिरूंगा थाने में। तो उन्होंने बोला यार एक बात बताओ, कल को तुमको जब कार्यकर्ताओं की और लड़कों की जरूरत पड़ती है तो यही लड़के मोहल्ले से इकट्ठा करके ना हम लोग लाते हैं। अब लौंडे हैं यार, मान लो दारू पी के थोड़ा सा आपस में लड़ पड़े, अब तो लौंडे तो यही सब करेंगे, पर मौके पे यही तो काम आते हैं। तो भैया सिफारिश तो इन्हीं लड़कों की करनी पड़े, क्योंकि ग्राउंड पे जो काम करने वाले लड़के होते हैं वो यही लड़के होते हैं। अब सब हमारा राज्यसभा का जो MP है वो RSS का पुराना है, RSS के स्कूल से निकला हुआ शुचितावादी, संस्कार के चाशनी में पगा हुआ, बोला मैं साले किसी शराबी की सिफारिश नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम सिफारिश करो चाहे मत करो, पर कार्यकर्ता तो यही लड़के रहेंगे गली मोहल्ले के। तो सर सच्चाई तो यही है। तो लेकिन इन सारी चीजों का सर, ये जितनी भी शिकायतें हैं ना, ये पार्टी का मतलब गजब संस्कार है। इलेक्शन आते हैं तो सब भिड़ जाते हैं। हाँ। तो फिर योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, खून बहा दो, पसीना बहा दो, बूथ तक उठा के ले जाओ, गजब है पार्टी है सर।
ये जोरदार बात आपने कही। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री